नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मुझे पता है अभी अभी समर वेकेशंस खत्म हुई है तो किसी का पढ़ने का मूड नहीं था, मेरा भी पढ़ने का मूड नहीं था, पर मैंने भी आपको पढ़ाया तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरा भी दिल खुश करो। तो आज हम इस चैप्टर को इस अंदाज में पढ़ेंगे कि अच्छे से हमें बिल्कुल समझ में आ जाए, एक चिन्ना सा डाउट भी हमारा नहीं रहे। ठीक है, अब देखो ज्यादा बोल लिया। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम हमें पता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें आपको रिएक्शंस के बारे में बताया। किसकी रिएक्शंस के बारे में? केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया गया कि केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, केमिकल रिएक्शंस वैसी होती हैं, इसके बारे में आपको बताया गया। देखिए, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। अरे इसने तो पढ़ाना शुरू कर दिया वीडियो शुरू करते ही। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर ब्रेक करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर ब्रेक करेंगे, इस तरीके से अपनी वीडियो चलती है, हमेशा चलती है, आज भी चलती रहेगी। ओके चलिए, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि भैया ये होती क्या है, ये नाम कहां से आया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैं जब 10th क्लास में एंटर हुई तो हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने इस चैप्टर को पढ़ाया और इस चैप्टर को सुनकर, इसे देखकर और इसमें जब बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस आती है उसको देखकर मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। फिर बाद में मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा तो फिर मैंने उसे कैच करना शुरू किया और फिर अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। इसी तरीके से आपको भी मजा दिला के बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ जाती है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक रिएक्शन जिसके अंदर नया प्रोडक्ट बने। अब जैसे रिएक्शन देखो, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नया सब्सटेंस बने, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर नया सब्सटेंस बने। जैसे ये समझ में नहीं है, अगली देख लेते हैं। ऐसे रिएक्शन जहां पे जो पुराने बॉन्ड थे वो तो टूट जाते हैं और जो नए बॉन्ड हैं वो बन जाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन जो होती है बहुत मजेदार होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन नहीं आया, दोबारा समझो, जितनी बार कहोगे उतनी बार समझा के हम आपको दे देंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। ओके चलिए, देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण से देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg था, मैग्नीशियम था। अब वो जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, अब दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन दोनों ने मिलाकर, इन दोनों ने आपस में जुड़ गए, ठीक है, और इन्होंने बनाया एक नया प्रोडक्ट। अरे चल नहीं रहा, ये बेइज्जती करवा दी मेरी तुम्हारे सामने, कोई नहीं, दूसरे चला लेते हैं। ठीक है, तुम बेइज्जती फील मत करना। अरे तुम्हें क्या होगी, मुझे फील होगी, कोई नहीं। देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, when magnesium react with oxygen then they form magnesium oxide। ये तो बहुत आसान सी बात है। हाँ, आसान सी बात है। अब इसमें केमिकल रिएक्शन कहाँ है? अरे यही तो है केमिकल रिएक्शन कि जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं और कुछ नई चीज बना देती हैं तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आया समझ में? व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोशिश कर रही हूँ कि जब दो चीजें आपस में मिलेंगी और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगी तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस थी बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशन, देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है कि कुछ भी नया बने, दो चीजें जुड़े और कुछ नया बने, वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, जब आप केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं। सिंबल्स जैसे कि मैग्नीशियम था, अब इसका जो सिंबल है वो क्या है?
Mg, Mg किसका सिंबल है? मैग्नीशियम का सिंबल है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया मतलब Mg ने ऑक्सीजन मतलब O2 इसके साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO बना दिया। सीधी सी बात है कि दो रिएक्ट कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। अब उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें, उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। सीधी सी बात है, इक्वेशन बन जाती है जैसे कि मैथ्स के अंदर हम इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर ये इक्वेशन होती है। ये समझ में आया? अब थोड़ा आगे देखिए। थक गए? नहीं, हम नहीं थकते, हम जवान हैं अभी। देखिए आगे देखो, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कब होती है? मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है तो क्या मैं आपके कान में बताने आऊंगी कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है? अरे ये केमिकल रिएक्शन हुई है, जाके एक बार देख ले। नहीं, आप मेरे कान में बताने आओगे क्या दीदी केमिकल रिएक्शन हुई है? नहीं, कौन बताने आएगा? ये चीजें बताने आएंगी कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई। समझ में आया? समझ में आया? देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि हुई होगी तो इन पांचों में से कुछ चीज हुई होगी। इन पांचों में से कुछ चीज हुई होगी यदि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो। जैसे कि पहला, चेंज इन स्टेट, मतलब उसकी जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट पहले सॉलिड था लिक्विड बन गया, गैस था लिक्विड बन गया, सॉलिड था गैस बन गया, इस तरीके से स्टेट जो है उसकी यदि चेंज हुई है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा वो कहलाएगी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड में लिखा है, जो भी देखो सीधी सी बात है आपको ये लिखना है, ठीक है। और जैसे कि ये मैंने अभी लिखा है उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लो, ठीक है, जैसे मैं सुंदर सुंदर लिखती हूँ। हाँ, ओके, चलिए वैसे सुंदर सुंदर आपको लिखना है। उसको लिखने के बाद आपको उसे जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, आप उसे रिवाइज करना, 2 मिनट में चुटकियों में याद होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इतना पढ़ाती हूँ, इतना अच्छा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट? नो 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 नो, सॉरी, ओके, साइड अवे। ओके, फर्स्ट देखो ये क्या है? चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में यदि चेंज होता है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या, आपने इसका एग्जांपल देखा कि जब कार्बन सॉलिड स्टेट में था, जब ऑक्सीजन के साथ चिपक गया गैसीय स्टेट के अंदर, तो उसने क्या बना दिया? उसने बना दिया CO2, जो कि गैस होती है। इस गैस को जब प्रोड्यूस करते हैं तो स्मेल्स भी आती है। ओके, सेकेंड आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का उसमें इवॉल्व होना। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर गैस इन्वॉल्व हुई है तो वो क्या होगी? वो एक केमिकल रिएक्शन होगी। कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन तब होगी तब उसमें गैस इन्वॉल्व होगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, जैसे कि कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस प्रोड्यूस कर देता है। ये रहा मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चेंज इन कलर, मतलब कलर में चेंज है। जैसे कि कोई बर्तन है, मैंने उसमें आपको डुबा दिया और आप पहले थे व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक होके आप निकल गए, ठीक है, तो वो क्या हुआ? आपका कलर चेंज हो गया। तो चेंज इन कलर, जैसे कि CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। अब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। अब कॉपर सल्फेट जब Fe मतलब आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है तो FeSO4 प्लस CuS मतलब ये जो आयरन सल्फेट है उसे बना देता है और कॉपर को बना देता है। अब यहाँ पे इसका कलर जो था, यहाँ पे इनका कलर जो है, इन दोनों का कलर वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये आपकी इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ ली जाती है। आगे टाइप्स ऑफ केमिकल जो रिएक्शंस है उनमें आएगा तो उसमें भी आपको बताया जाएगा। आप देखिए, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि जब क्या होता है? बहुत ज्यादा टेंशन होती है, ठीक है, टेंशन होती है तो कान लाल, ठीक है, ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल कान लाल हो जाते हैं, ठीक है, पसीना टपक 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 आ रहा होता है, ठीक है, और मैम जो है हमें डांट रही होती है तब, ठीक है, तो क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या ठंडा भी पड़ जाता है, ठीक है, या कुछ लेजेंड्स जो होते हैं उनका नॉर्मल रहता है। ओके, इसी तरीके से टेम्परेचर चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसा होता है कि जब CaO है, ये क्या है? कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है
पानी के साथ जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देते हो, ठीक है, आप उसे जल में डाल देते हो, तो वो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। और जब आप इसे टच करके देखोगे ना तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो यही क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स इट। पसीना बहा दिया अपना। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट्स जहां पे बने। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, कण, कण जहां पे बने, ठीक है, वहां पे क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे कि CH4 जब रिएक्ट करता है, मतलब सॉरी CH4 नहीं, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है BaCl2 के साथ, तो वो क्या देता है, Ba बैरियम सल्फेट, ठीक है, वो क्या देगा, देखिए जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बैरियम क्लोराइड के साथ, तो वो बैरियम सल्फेट देता है और NaCl मतलब नमक देता है। अब जो BaSO4 है ना, ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। आप जब इसे देखोगे ना तो प्रेसिपिटेट्स दिखे हुए, जब आप इसे ऐसे टेस्ट करोगे तो प्रेसिपिटेट दिखे हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैसे करती है। अब ये झंझट आती है, ये बैलेंस कैसे होती है, ये समझ में नहीं आता है, ये बैलेंस कैसे होती है। अब ये कभी सोचा क्या किसी ने, सबने ये तो सोचा कि बैलेंस करना जरूरी है, पर क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, सुनाई नहीं दे रहा, कोई नहीं कोई नहीं। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वी बैलेंस एन इक्वेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, नया टॉपिक आ गया, ये क्या होता है बताओ। अब देखो इसका मतलब है कि अरे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। देखिए ये दोनों जो है ना, ये क्या है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। ओके, ये मिल गए हैं, बन गए हैं, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। एरो के इस साइड वाला प्रोडक्ट, जो यहां पे दोनों जुड़ रहे हैं एरो के इस साइड वाला रिएक्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया नहीं आया बता दो, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी। एरो के इस साइड वाला तो होता है प्रोडक्ट, एरो के इस साइड वाला होता है रिएक्टेंट। समझ में आया। आगे चलो, आगे चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका मास, और मास ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके बना रहा है वो, उसका मास, इसका भी मास, इसका भी मास, इन दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये कहता है कि द मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत पसीने बहा दिए मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अरे एक बात याद रखो कि यदि मैं तुम्हारे लिए जितने अपने हाथ घस रही हूं ना, उतने ही तुम मेरे लिए अपने घसोगे, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं जैसा आपको पढ़ाऊंगी आप वैसा ही परफॉर्मेंस मुझे देंगे, ठीक है, मुझे बताएंगे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो उसी तरीके से जितनी मेहनत आपका, कोई भी, मैं हूं, मैं टीचर तो नहीं हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, कोई भी जितना भी मतलब एफर्ट्स लगा रहा है उससे डबल एफर्ट्स आपका लगाने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने पसीने बहा दिए, अब टाइम है आप बहाओगे, ठीक है। चलो 10वीं क्लास में हो ना, बहाने पसीने, ठीक है, ये हो गया है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन है, कोई भी रिएक्शन है, उसे बैलेंस कैसे करें। मतलब ये भाई रिएक्शंस है, अब इन्हें बैलेंस कैसे करें, इनके मूल मंत्र क्या हैं, इन्हें बैलेंस करने के, उन सभी को आज हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो आपको पहला पॉइंट उसमें ये याद रखना है कि सबसे पहले आप किसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आप जो भी मेटल्स हैं, मतलब जो भी मेटल है ना, उन्हें आप बैलेंस करें।
फिर आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करें, फिर आप क्या करें, फिर मेटल्स को किया, फिर नॉन मेटल को किया, नॉन मेटल्स के बाद कौन आता है, इन दोनों को करने के बाद, इन दोनों को करने के बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, इन दोनों को बिल्कुल लास्ट में बैलेंस करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं। मेरी भी यही दशा थी, मेरी भी यही दशा थी। अब समझिए, आपको सीधा सा ये याद रखना है, लास्ट में करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस। इससे पहले जितने भी बच गए उन सबको कर डालो, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लास्ट में होंगे ही, उससे पहले जितने भी है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, इन दोनों को बाद में करेंगे, पहले जिंक और सल्फर को करेंगे। ये जब हो जाए बैलेंस तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो है हमारा वो क्या है, Zn प्लस, अब इसमें जम के हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें समझ में आ जाए किस तरीके से हम कोई भी जो इक्वेशन है उसे बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यही समझेंगे। ओके, चलिए समझ लेते हैं कि Zn है, ठीक है। पहले एक देख लो, ZnSO4, ठीक है। अब ये क्या बना क्या रहा है, बना रहा है Zn प्लस SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। यहाँ इस तरीके से आपकी इक्वेशन दे रखी है, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखने हैं कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर प्रस्तुत है, कौन कौन से हैं, देखिए Zn जिंक है, ठीक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर भी यही होंगे, अलग से कहीं से निकल के तो नहीं आएंगे, तो इधर भी देख लीजिए, इधर कोई अलग हो तो वो लिख दीजिएगा। Zn है, ठीक है, S ये रहा, O ये रहा, और इधर H नहीं है, इधर H है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर H है और इधर H नहीं है, ये इक्वेशन कहीं तो कहीं ने गड़बड़ हुई है। कहाँ गड़बड़ हुई है, ये रही गड़बड़। अभी 2 मिनट में हमने गड़बड़ पकड़ ली। गड़बड़ ये थी कि यहाँ पे H2 आएगा और यहाँ पर भी H2 आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वेशन आपको दे रखी है और उसमें कोई अंतर मंतर बाहर से निकल के आ गया, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया। अब देखिए Zn भाई 1 है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। H2 यहाँ पे कितना है, H तो हमने लिखा H ये रहा भाई, यहाँ पे 2 है, H ये रहा 1 2 है, ठीक है। सल्फर कितना है, सल्फर है 1, सही है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए जिंक कितना है, जिंक है 1। सल्फर कितना है, सल्फर है 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, ठीक है। ओके, अब जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। इसमें बैलेंस करने की जरूरत है क्या कुछ? अरे मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर तो ये सिचुएशन है ही, तो इसमें बैलेंस क्या करना है, तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें पागल बनाने के लिए ये दे दिया, ठीक है। बदला लेंगे, आगे सारे करके दिखाएंगे, फिर बदला लेंगे, आखिर में अच्छा सा क्विज करेंगे। चलिए अब देखिए दूसरी इक्वेशन आपको क्या दे देता है। दूसरी इक्वेशन आप करने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, 2 नंबर की 2 मिनट में हो जाएगी वैसे तो ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है Mg प्लस का O2 गिव्स MgO, ठीक है।
अब इसमें करना क्या है, इसमें तो आप देखिए ये करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको 2 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा कि भैया Mg एक है, Mg एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मुझे क्या करना है, Mg तो पहले से ही बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और यदि 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 मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। अरे पर हुआ क्या कि Mg जो था ये डिसबैलेंस हो गया। अब इसे कैसे बैलेंस करेंगे, अरे यहाँ पे Mg 2 है तो सीधी सी बात है भैया कि Mg यहाँ पे 2 लगा दो, सॉर्ट आउट, 2 मिनट में सॉर्ट आउट कि 2 Mg प्लस 2 O2 जब रिएक्ट करेंगे तो 2 MgO बनाएंगे। समझ में आ गया? आगे देखो, आगे देखो, अरे बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, एक बार समझ लो, चुटकियों पे कर लोगे। देखो तीसरा क्या है, तीसरा है Fe, तीसरा है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 plus H2। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा Fe कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4। अब देखो Fe बैलेंस है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला रूल है इन दोनों को लास्ट में करेंगे, पहले तो ये करते हैं, ऐसा ही हमने 2 में फॉलो किया, ऐसा इसमें फॉलो करेंगे। Fe 1 है, यहाँ 3 है, तो मुझे यहाँ 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 3 Fe हो जाते हैं। Fe हो गए हमारे 3, Fe यहाँ पे भी 3 है, तो एक विजय तो हमने यहीं पा ली। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है, H2 यहाँ पे 2 है, H2 यहाँ पे भी 2 है, अरे बहुत अच्छी बात है, 2 है तो। अब O यहाँ पे है 4, ये दोनों तो बैलेंस है ही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, ये कैसे करें, देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा 4। अब यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, 4। क्यों हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 घुसे रख दिया, ऐसा करोगे तो पिटाई हो सकती है, ठीक है, लाख मुक्के भी पड़ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। ओके, ये है 4, तो 4 यहाँ पे लिखा। अब इसके लिखने से क्या हुआ, इसके लिखने से ये हुआ कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया तो 2 4 जब कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, तो मैं यदि 2 into 4 कर देती हूँ यहाँ पे, यदि मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो मेरा ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 8 आ गया। ये मैंने कैसे किया, देखिए सबसे पहले मेरा Fe जो है वो डिसबैलेंस नहीं था, हाँ डिसबैलेंस था, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे यहाँ पे 3 Fe थे, तो उधर 3 बनाने के लिए मैंने वहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं इधर आई तो मैंने ये गौर फरमाया कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, अब बच गया ऑक्सीजन, लास्ट में इसे सॉल्व करना था। अब इसे कैसे करूं, इसे ऐसे करूंगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 1 था, इसे 4 बनाना था। कैसे बनाऊंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, Fe में भी तो यही किया था। अब ये अकेला थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई इस यहाँ पे थोड़ी ना लिखूंगी मैं, यहाँ पे थोड़ी ना लिखूंगी, आगे लिखूंगी ना, आगे लिखूंगी ना, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, 4 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 था, 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो गया। अब यहाँ पे देखा तो हाइड्रोजन 2 पड़ा है बेचारा, वो 8 है, ये 2 है। अब क्या करें, इससे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे, 2 into 4 that gives 8, ठीक है, 2 into 4 is 8,
तो यही मैंने यहाँ पे कर दिया। दैट्स इट फाइनल। अब ये हो गया है, अब ये हो गया है, बिल्कुल आसान है। अब चौथा देखो, चौथा करो जल्दी 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 जल्दी, मेरे से जल्दी करके दिखाओ। मेरे से मैं सबसे जल्दी करूंगी, चलो चलो देखते हैं कौन जल्दी करता है। CO ये है गैस इस फॉर्म में, प्लस प्लस H2 गैस है। दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा क्या? कोई नहीं, ऊपर कर देंगे अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। CH3OH, ठीक है, और ये है L, ठीक है, ये हो गया CO गैस, H2 गैस और CH3OH L। देखिए गैस गैस से लिक्विड बन रहा है तो क्या हो गया? चेंज इन स्टेट। याद आ गया? ओके चलो आगे देखो, यहाँ पे कार्बन कितना है, सीधे से ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे देखो, ठीक है, ऐसे लिख के कर लियो तो 100% कोई भी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे मेरी तरह तुक्के तुक्के करोगे तो हो भी सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस तरीके से फॉर्मेट को अपनाना, लास्ट में और H को करना है, ठीक है। अब देखो जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे बस क्या है, डिसबैलेंस कौन है? बस हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। इसको 4 बनाने के लिए क्या करूं? मैंने पढ़ा था बचपन में, 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है, तो 4 बना दिया ना, लो कर दिया काम तमाम। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे किया? कार्बन 1 है, ये रहा कार्बन, ये भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ये रही ऑक्सीजन, ये भी 1 है, हाइड्रोजन ये 2 था, यहां पर थे 4, ये बोला मुझे भी 4 बना, तो मैंने क्या किया? मैंने इस पे दया खाई, और क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था 2 2 जा 4 होता है, मतलब 4 होता है, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 5th पर, ठीक है, 5th पर कि H2 plus Cl2 gives HCl। अब यहाँ पर देखिए 5th कहाँ से कर दे, रुको अभी मिटा। अब हमारा जो 5वां है वो क्या है? 5वां है वो ये है कि जब H2 प्लस का Cl2 ये क्या देता है? HCl देता है। सबसे महान महान से महान इंसान, जिसे भी नहीं आता वो भी कर सकता है ऐसे, जिसे नहीं आता वो कैसे करेगा? अरे करेगा, उसमें दिमाग होता है ना। हाँ होता है, देखिए सीधी सी बात है, ये 2 है, ये भी 2 है, और ये दोनों 1 है, तो मैं कर क्या सकती हूँ? मैं कर यही सकती हूँ कि इसके सामने 2 लगा दूं। 2 मिनट में झटके बैलेंस हुई, 1 मिनट मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी क्वेश्चन को 1 मिनट क्या, 1 मिनट क्या, मैंने 1 मिनट में किया, अच्छा मैंने 1 सेकंड में किया, झूठे। ओके आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए 6th में यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि CH4, ठीक है, CH4 गैसियस है, प्लस का O2 गैसियस है, क्या दे रहा है? CO2 गैस दे रहा है, इसी बात है, और H2O गैस दे रहा है, ये ओके ठीक है। अब इसमें करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना यार, देखो कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, कार्बन कितना है? उधर भी 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बचा कौन? हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। मैंने बचपन में क्या पढ़ा? मैंने बचपन में यही पढ़ा कि 2 2 जा 4 होता है, तो मैंने क्या किया? मैंने 2 2 जा 4 ही कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया 2 मिनट में चुटकियों का सवाल था, बस चुटकियों के सवाल बन जाएंगे अगर आपको एक बार आ गया तो, ठीक है। 7th क्वेश्चन पर चलिए। ये कह रहा है कि भैया FeSO4 है, ओके, जब इसे गर्म कर देते हो, इसे गर्म कर देते हो तो क्या बन जाता है? Fe2O3, ठीक है, ये बन जाता है, प्लस का SO2 और SO3 गैस रिलीज होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। हाँ अब देखिए Fe यहाँ पे कितना है? 1 है। Fe कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। सल्फर कितने हैं? 2 है। सबसे पहली बात तो यही कि Fe यदि यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे 2 है। मैंने बचपन में पढ़ा कि 1 इंटू 2 होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 था, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, तो 1 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो अब जब मैंने इसे ऐसे किया कि Fe को बैलेंस करना है, Fe को बैलेंस करना है, देखो आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। Fe यहाँ पे 1 था, सल्फर यहाँ पे 1 था, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थे, ठीक है। Fe यहाँ पे 2 था, सल्फर यहाँ पे 2 थे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 3 6 और 2 8, ठीक है, 8 है। ओके, Fe 1 है, Fe यहाँ पे 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कर दिया, तो यहाँ पे 2 लिखूंगी ना, इसके सामने लिखा, तो ये सबके लिए हो गया, सबके लिए, मतलब SO को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इंटू इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये 2 भरना होगा, तो 1 इंटू 2 होता है, और 4 इंटू 2 8 होता है। अब जब मैंने ये किया तो मुझे ये रिजल्ट मिले। अब इन दोनों को मैच करो, क्या सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। Fe भी 2 है, Fe भी 2 है, S भी 2 है, S भी 2 है, O भी 8 है, और यहाँ पे भी O 8 है, तो बैलेंस हो गई। क्या बात है इसमें, 2 मिनट का क्वेश्चन है। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, जल्दी चलिए। 8 है, 8 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है PbOH plus CH gives PdH plus CO2। यस, ओके, देखिए PbO, ठीक है, ये क्या है, लेड आयोडाइड है, ठीक है, सॉरी लेड ऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो डिसबैलेंस क्या है, ऑक्सीजन। मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाया तो P भी तो 2 हो गया, तो P भी ये रहा, P भी के सामने भी 2 लिख दो, 2 मिनट की बात है। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बकवास कर रहा है क्या 9th क्वेश्चन? नहीं नहीं, बकवास कैसे कर सकता है, हमारे सामने, हम 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं इसे। देखिए Fe2O3 ये क्या देता है, Fe2O3 प्लस का एल्यूमिनियम gives Al2O3 प्लस का Fe। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो ये है 2, ठीक है, Fe 2 है यहाँ पे, Fe यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे और ये जो है, देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि Fe है, ये क्या है, यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। Al एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, ठीक है। O यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। हाँ जी, ये ऐसा है ना, बिल्कुल, यस 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 यस। और एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। तो मुझे करना क्या है, सिंपली कि Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने Fe के सामने लिख दिया 2, तो मेरा Fe तो हो गया बैलेंस, ठीक है, बैलेंस हो गया Fe को तो हो गया। ऑक्सीजन पहले से ही है, एल्यूमिनियम में करना है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इंटू में 2 कर दू। जस्ट सिंपल सी बात थी, जस्ट सिंपल सी बात थी कि अब ये हो गया बैलेंस। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, Fe2 है, Fe2 है, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। देखिए, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत हलवा है ये। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10th क्वेश्चन में पूछा है कि जब BaCl2 रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो ये देता क्या है, तो ये देता क्या है, देता क्या है, BaSO4, ठीक है, प्लस का HCl ये देता है, ठीक है। तो Ba है, ठीक है, ओके, बैलेंस SO4 बस ये देखो H2 यहाँ पे है, Cl2 यहाँ पे, दोनों साथ में, तो सामने क्या कर दूं मैं, सामने क्या कर दूं मैं, बस 2 लगा दूं, ठीक है, बस हो गया। 11th, अरे यहाँ पे कर देती हूँ मैं 11th 12th 13, क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, बस NaCl है, NaCl, ओके, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, ठीक है। अब देखिए Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Cl यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, NO3 यहाँ पे 1 है, NO3 यहाँ पे 1 है, N यहाँ पे 1 है, N यहाँ पे 1 है, O3 यहाँ पे 1 है, O3 यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हो, या NO3 सीधा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, पहले से क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब अगली पर देखिए Na यहाँ पे 1 है, ठीक है, Na वहां पे 1 है,
अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे समझा देते हैं इसे, ठीक है। NaOH, ठीक है, NaOH प्लस का H2SO4 गिव्स क्या देता है, क्या देता है, ये देता है Na2SO4 प्लस का H2O, ठीक है, ये देता है। अब देखिए यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे Na दो है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, सीधी सी मैंने बात देखी, Na एक है, यहाँ पे दो है, इसके सामने मैंने दो लगा दिया, ठीक है। अब इससे चेंजमेंट क्या हुए, Na तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन गिनो, 4 5 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो 4 5 5 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, 6 ऑक्सीजन करने हैं। आगे देखेंगे कैसे करें, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो मतलब 4, तो SO4 भी बैलेंस है, SO4 भी बैलेंस है, ठीक है। Na भी बैलेंस है, Na भी बैलेंस है। डिसबैलेंस कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 है, यहाँ पे 5 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो मुझे सीधी सी बात दिख रही है कि हाइड्रोजन यदि यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ पे 4 करने के लिए, मैंने 2 2 जब 4 पढ़ा था, तो सीधी सी बात लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 5 6, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन वो हो गए 4, सीधी सी बात, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करना है, इसमें क्या करना है कि 13 क्वेश्चन देखिए, ये आप खुद से करें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ये आप खुद से करके देखिए। ये क्वेश्चन यदि आपको हो गया, ठीक है, बस इसमें मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो Ca है ना, क्या है ये, CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, CaNO3 होल ट्वाइस। अब ये जो है ना 2, ये जो 3 है ना यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का अपना खुद का है, जैसे कि आपकी जो मनी होती है, जो आप सेव करते हैं, वो आपकी खुद की होती है, उसी तरीके से, ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 इसका खुद का है। और ये जो मम्मी से आप 10 रुपए मांग के ले जाते हो, ठीक है, वही उसी तरीके से ये जो 2 है, ये इसका भी है और N का भी है। तो इसका यहाँ पे जो Ca है, तो ये तो 1 ही रहेगा, जो नाइट्रोजन है ये क्या है, 2 है, और ये जो ऑक्सीजन, मतलब बता रही हूँ कि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, और जो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2 मतलब 6 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। अब हम चलते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पर, कि भैया ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन, दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड इसके प्रकार, तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा जो हमारे पास आता है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर आता है रिडॉक्स रिएक्शन जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तक पढ़ेंगे, और जो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसी में मैं आपको बता दूंगी कि एक्सोथर्मिक क्या होती है और एंडोथर्मिक, या फिर यहीं पे बता दूंगी कि क्या होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, मतलब दो चीजें ऐड हो के सिंगल चीज बनाएं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजों का ऐड होना या फिर कंबाइन होना, ठीक है। जैसे कि एज सच रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब क्या, इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, क्या तो दो हो क्या दो से ज्यादा हो, ठीक है, दो से कम ना हो, एक ना हो, ठीक है, और ये जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि ये, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो ये क्या है, ये है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, उस जगह पर यह बात सुनिश्चित है ये वो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। एग्जांपल, और आपको ये बात याद रखनी है कि भैया कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो सारी ही एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उनमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शंस के अंदर से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन जो होती है वो सारी एक्सोथर्मिक होती हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो सारी एंडोथर्मिक होती हैं। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कतई समझ में आ गया, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा, हाँ कि ना। ओके, आगे चलते हैं।
कॉम्बिनेशन आगे समझ में, दो जुड़ेंगे तीसरा बनेगा और तीसरा अकेला ही रहेगा, ये बात याद रखनी है। इसका उल्टा यहाँ पे आता है, ये एक दोनों की ये आपस में उल्टी पुल्टी रिएक्शन कहलाती है। उल्टी पुल्टी रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें है कि एक अकेला प्रोडक्ट जाके ये दो, एक अकेला जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब डिकम्पोज हो जाए, जैसे कि चीजें टूट जाती है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी हड्डी पसली सब कुछ गल जाती है, ठीक है। तो इंसान था एक और उसकी जो सारी चीजें वो क्या हो गई, डिकम्पोज। तो उसी तरीके से यहाँ ऐसी रिएक्शन है कि जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो डिकम्पोज हो जाता है और बना देता है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। तो वहां पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ ली है तो ये क्या होती है, मैंने अभी बताया क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप देख लो, कितने टाइप की होती है, फिर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन तीन टाइप होते हैं, समझ में आ गया? अब देख लेते हैं, देखिए सबसे पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, डिकम्पोजिशन हो। ऐसी रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, ठीक है, बाय हीट, ठीक है। वहां पे क्या आ जाएगा, बाय हीट, ठीक है। यदि वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल मतलब गरम गरम थर्मल, ठीक है। तो हीट, बाय हीट, जैसे कि ये क्या है, हीट का सिंबल है। तो HCl4 मतलब पैरासल्फेट को जब गर्म कर दिया जाता है, एक सिंगल था, एक रिएक्टेंट है और किसमें डिकम्पोज हो रहा है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। सिंगल रिएक्टेंट था, दो से दो प्रोडक्ट में, दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। सिंगल रिएक्टेंट था, दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो ये क्या है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि भैया एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके क्या करता है, प्रोडक्ट ज्यादा देता है। और कॉम्बिनेशन में क्या था, कॉम्बिनेशन में ये था कि भैया दो जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे। इसमें क्या है, एक रहेगा और घने सारे बनाएगा, ये है, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तीनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिएक्शंस आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है, टिप्स पर होनी चाहिए। यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि NO2 जो गैस है वो कौन से कलर की हो रही है, तो ब्राउन फ्यूम्स जो है ये क्या करती है, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जब ये बर्न होती है, ठीक है। अब फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने फोटो डिकम्पोजिशन लिख दिया यहाँ पे, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आना था। मतलब ऐसी रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंट में हो, ठीक है, मतलब सनलाइट है और उसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि AgCl है, सनलाइट AgCl है, ये होता है भैया व्हाइट कलर का, इस पे सनलाइट पड़ी तो ये क्या हो गया भैया, ग्रे कलर का, ठीक है। प्लस का Cl2, ये बहुत महंगा आता है, ठीक है, बताऊं तो, ठीक है, बहुत महंगा आता है, सही में बहुत महंगा आता है, ठीक है। एक रिएक्शन हो गई, दूसरी क्या है, AgBr, सनलाइट, ठीक है, Ag प्लस का Br2, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में बन रहा है। ये जो बनेगा ये येलो कलर का आई थिंक बनेगा, ठीक है, येलो कलर का ही बनेगा, यस, येलो कलर का ही बनेगा। और ये जो है, ये जो है AgBr, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, AgBr जो है वो ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी जो है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, कौन, AgBr, ठीक है। और लास्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि बाय हीट हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यदि बाय सनलाइट हो तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यदि बाय इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यदि वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और
ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको करने से पहले हमें ये पढ़ना होगा, अब ये क्या है, देखिए K मीन्स पोटेशियम, Na मीन्स सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al means aluminium, Zn means zinc, Fe means iron, Pb means lead, hydrogen, copper. What is this? Mercury. What is this? This is silver. What is this? This is gold and this is platinum. Okay? Okay. अब हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से करें। अब इसको कैसे याद रखा जाए, ये था क्या, ये है जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। अब इनको याद रखने का तरीका, अब ये जो है ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, इस तरीके से ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना ये इधर डिक्रीज होती जा रही है इनकी, ठीक है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, इन्हें याद रखने का तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप, ठीक है। ये है इसको याद रखने का तरीका कि हम इसे याद कैसे रखें, तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है यहाँ पे आ गया है, फिर यहां से हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप, इस तरीके से ये याद करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी भाई, ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर अ केमिकल रिएक्शन इन विच जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कि NaCl है, ठीक है, Na है, यहाँ पे आपको अभी बना के दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक है हमारे पास ZnCl और एक है Na, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसकी क्या होगी, NaCl, क्योंकि Na ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने जो Zn है, क्योंकि Zn इससे कम रिएक्टिव है, ये यहाँ पर आ रहा है, और जो Na है वो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि कम रिएक्टिव है तो Zn को फेंक के मार देगा, फका मारेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया Zn, ठीक है। इस तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को पिचका देते हैं, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जैसे कि एग्जांपल्स में देख सकते हैं आयरन कहां पर आता है भैया, ये रहा, और वहां पे कॉपर है, कॉपर यहाँ पे आता है, तो क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और CuSO4 की जगह ये क्या बन जाएगा, FeSO4, ठीक है। अब देखिए जैसे कि Pb है, Pb कहाँ है भैया, ये रहा Pb ये रहा और कॉपर ये रहा, तो Pb यहाँ पे क्या है, Pb अकेला है, CuCl2 है, ठीक है, CuCl2 है, तो Cu क्योंकि कम रिएक्टिव है तो Pb से बगा मारेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस CuS बन जाएगा। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि ये है CuSO4, इसी तरीके से Fe के साथ भी कंपाउंड जुड़ा होगा। सिंपल सा क्या करना है कि Fe को यहाँ पे आ जाएगा और जो ये कंपाउंड है इसके पास चला जाएगा, इस तरीके से इसमें होता है। देखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे NaOH है और दूसरा क्या है NH4Cl, ठीक है, ये दो क्या है, कंपाउंड है, जैसे कि AgNO3 है और NaCl है, ये क्या है, दो कंपाउंड है। मतलब जब दो कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके जो आयंस हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अब Ag था, Ag जो है, Ag ने क्या किया, Ag ने Cl के साथ बॉन्ड बना लिया और Na ने जो सोडियम था उसने क्या कर दिया, NO3 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कि एक कंपाउंड ये रहा AgNO3, दूसरा कंपाउंड ये रहा
NaCl, ठीक है। तो दो कंपाउंड ये रहे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपने आयंस की अदला बदला कर दी, भाई तू इधर आके बैठ जा और भाई तू इधर आके बैठ जा, इस तरीके से इन्होंने कर लिया, ठीक है। तो Ag के पास, Ag जो है वो Cl के पास जाके बैठ गया और Na जो था वो NO3 के पास जाकर बैठ गया, इस तरीके से हुआ है। तो ये क्या हो गया, AgCl प्लस का NaNO3। इसी तरीके से ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो Cl है, सॉरी Na जो है वो क्या हो गया, Cl के पास आके बैठ गया और जो NH4 है, अमोनिया है, वो OH के पास आके बैठ गया, इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गई। अब हमारे पास आ जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, मतलब ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट जो क्या हो, इनसॉल्युबल हो, ठीक है, मतलब सॉल्युबल ना हो, ठीक है, इनसॉल्युबल हो मतलब सॉल्युबल घुले ना, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये जो घुलता नहीं है, इसे ही तो प्रेसिपिटेट कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो प्रोडक्ट सॉलिड इनसॉल्युबल है वही तो प्रेसिपिटेट है। हाँ, अब देखिए एग्जांपल, देखिए ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, देखिए Na2, ये वाला नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है। Ag2SO4, सॉरी Na2SO4 मतलब सोडियम हाइड्रोक्स, सॉरी सोडियम सल्फेट, ठीक है, ओके। BaCl2, ठीक है, मतलब बारियम क्लोराइड। अब इन्होंने क्या किया, जब भी आपको प्रेसिपिटेट का निशान दिखाना हो ना, तो आप डाउन द एरो चले जाना। डाउन द एरो क्या होता है, प्रेसिपिटेट का निशान होता है कि भैया यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो BaSO4 है वो सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, सॉलिड ऐसा सॉलिड जो घुल नहीं पा रहा है, ठीक है। और AgCl क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट इसके बने हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है वो आगे देख लेते हैं। अब लास्ट में मैं बस यही बताना चाहूंगी कि आपको मैं दे रही हूँ होमवर्क, वो भी इतना छोटा सा होमवर्क कोई नहीं देता होगा जितना छोटा होमवर्क मैं देती हूँ, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, कमेंट्स में इनके आंसर्स बताने हैं। यदि आपको इनके आंसर्स आएंगे तभी जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखोगे, ठीक है। तो लास्ट में हम एक एंडिंग करते हैं बहुत ज्यादा मजेदार शायरी के साथ, और जो शायरी है वो ये है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।